हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की जूतियाँ। जूती फट गई है बेटा, क्या तुम नई ला दोगे? ठाकुर दीवान सिंह ने अपने बेटे राजकरण से कहा। जरूर बाबूजी, शाम को लेता आऊँगा, कहकर राजकरण स्नान घर में घुस गया। राजकरण सिंह ठाकुर दीवान सिंह का इकलौता बेटा था। बड़ी मेहनत कर दीवान सिंह ने उसे पाला और मेहनत रंग लाई। राजकरण सिंह अब जिला खाद्य अधिकारी बन गया था। राजकरण की मां राजवंती देवी तो कभी एटा से कानपुर आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब से राजकरण की पोस्टिंग कानपुर हुई तो सभी कानपुर रहने लगे। राजकरण की पत्नी सौम्या तमिलनाडु की रहने वाली थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। बच्चों की खुशियों में कभी भी दीवान सिंह ने ऐतराज न किया। जब जो बच्चों के मन में आया किया। राजकरण ने एटा की सारी प्रॉपर्टी बेचने को कहा तो बेच दिया। कानपुर के रावतपुर में मकान बनाकर रहने लगे। सौम्या की भी जॉब सरकारी अध्यापक की लग गई। तब से घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी ठाकुर दीवान सिंह और राजवंती देवी ही निभा रहे थे। इतने सब के बाद भी दोनों सौम्या को कभी भी भाते नहीं थे। उसे दोनों घर में बोझ लगते थे। कभी ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी सौम्या। जूती वाली बात उसने सुन ली थी। बस तभी से राजकरण का इंतजार कर रही थी कि कब बाथरूम से बाहर निकले। राजकरण जैसे ही कमरे में पहुंचा, बस सौम्या शुरू हो गई। सुनो जी, मैं आपको कह देती हूँ, किसी की जूती इस घर में नहीं आएगी, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौम्या ने झटके दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, नहीं लाऊंगा। बस अब राजी, मेरा टिफ़िन लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, राजकरण सिंह ने कहा। बात इतनी ज़ोर से कही गई थी, बाहर के कमरे में बैठे दीवान सिंह और राजवती देवी को साफ साफ सुनाई दे जाए, और वही हुआ भी। कभी बेटे से उफ तक ना की थी, आज भी शांत बने रहे। बस राजवंती से हमेशा छुपाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यही हाल राजवंती का था। राजवंती सोचती, चलो अच्छा है जो इन्होंने नहीं सुना। कानपुर की धरती से दीवान सिंह का बहुत पुराना नाता था। पहले भी दीवान सिंह अपनी बहन के पास कानपुर काफ़ी समय रहे थे। अपने समय में और आज के समय में बहुत अंतर मिला था। एक वो समय था जब वो अपने पिता के सामने कभी बोले ही नहीं। कितना सम्मान था बुजुर्गों का उस जमाने में, और आज तो माहौल ही बदल गया था। कभी कभी मन में बेचैन हो उठता, लेकिन अब जाए तो जाए कहाँ। अपना सब कुछ बेचकर तो यहाँ बेटे का मकान बनवा दिया था। बाकी बचा हुआ पैसा भी राजकरण को दे दिया था। एक उम्मीद की किरण राजकरण का बेटा श्रेष्ठ बनकर आया था। उनकी ज़िंदगी में उसकी सेवा में लगे रहते थे दोनों। बस यूं ही समय गुजर रहा था। शाम को राजकरण आया, लेकिन जूती नहीं लाई। दोबारा दीवान सिंह ने कहा भी नहीं। अब दीवान सिंह का बाहर टहलना भी बंद हो गया। लगता था कि फटी जूती देखकर लोग क्या कहेंगे। राजकरण के पिता के पास जूती नहीं है। बस अब घर में ही शांत शांत रहने लगे। पोते के साथ खेलते रहते, और एक दिन घर में रहना भी दुश्वार हो गया। सुनो जी, सुनते हो? सौम्या ने चिल्लाते हुए कहा। क्या है बताओ, राजकरण ने रसोई में झांकते हुए कहा। ये तुम्हारे पिताजी ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया है। पहले सुबह शाम घूमने चले जाते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया है। खुलकर कभी कोई काम ही नहीं कर सकते, हर समय घर में घुसे रहते हैं। इनका कुछ करो, सुबह शाम काम का समय होता है, कैसे भी किन्हीं कपड़ों में काम कर लो, लेकिन ये महाशय कहीं जाए तब ना, सौम्या ने लगभग चीखते हुए कहा। सुन तो दीवान सिंह ने भी लिया था, परंतु फिर बेटे ने भी आकर कहा तो उन्हीं फटी जूतियों के साथ बाहर निकल गए। लगभग 10 दिन बाद घर से निकले तो पुराने साथियों ने घेर लिया। सभी को बड़ी मुश्किल से झूठ बोला कि तबीयत खराब थी तो आ नहीं पाया। सुबह शाम आना जाना शुरू कर दिया। बहू के घर में होने तक घर में नहीं घुसते। राजवंती तो घर में काम करके अपना समय काट लेती, लेकिन दीवान सिंह को लाचारी में समय काटना भारी पड़ने लगा था। एक दिन तो बस गजब ही हो गया।
एक शाम जब सौम्या जॉब से घर वापस आ रही थी तो एक महिला ने उसे रोककर कहा, तुम अपने ससुर को एक जोड़ी जूती क्यों नहीं दिलवा देती? आज उनके पैर में ठोकर लगने से काफ़ी खून निकला है। वो उन्होंने बताया नहीं उनको, आज ही जूती दिलवाती हूँ, कहकर घर की तरफ चल दी सौम्या। राजकरण के आते ही घर में तांडव शुरू हो गया। तुम्हारे पिताजी की वजह से आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। सारे मोहल्ले में थू थू हो रही है हमारी। फटी जूतियाँ मोहल्ले भर में दिखा रहे हैं जाकर। अब घर में या तो ये रहेंगे या हमारी भी कोई रेपुटेशन है या नहीं? सौम्या ने चीखते हुए कहा। इनका क्या करूं? वाकई में मैं भी परेशान हो गया हूं, सर पकड़ते हुए राजकरण ने कहा। खांसते हुए तब तक दीवान सिंह ने अंदर आते हुए कहा, बेटे आप परेशान मत होइए। रमा देवी चौराहे के पास एक आनंद आश्रम के नाम से वृद्धा आश्रम है, हम दोनों को वहां तक छोड़ दो। वृद्धा आश्रम के संचालक मेरे मित्र हैं मोतीलाल जी। ठीक है, यही ठीक रहेगा हमारे और आपके लिए। राजकरण के कुछ कहने से पहले सौम्या ने कहा। राजवंती तो पहले की तरह कुछ नहीं बोली। सभी पहुंच गए वृद्धाश्रम। राजकरण तो लौट आया, लेकिन दीवान सिंह को एक अलग ही खुशी मिल गई। उन्हें लगा जैसे लाचारी के बंधन से मुक्त हो गए हों। समय बीतता गया। दीवान सिंह और राजवंती देवी आनंद से रहने लगे। लगभग 2 वर्ष बाद गांव से दीवान सिंह के छोटे भाई कानपुर किसी काम से आए तो सोचा भाई से मिल लूं। घर पहुंचे तो पता चला भाई तो वृद्धा आश्रम में है। मन अंदर से हिल गया। वाह बेटे, तूने तो मौज कर दी। उस इंसान की वही सही जगह है जो इंसानियत दिखाए, उसका यही हश्र होना चाहिए। अगर मेरे भाई के अंदर इंसानियत ना होती तो तुम किसी गटर को साफ कर रहे होते। राजकरण से उसके चाचा आसकरण सिंह ने कहा। कहना क्या चाहते हो आप? अपनी जवान को लगाम दीजिए चाचा जी। राजकरण ने उत्तेजित होते हुए कहा। अब जवान को लगाम तो नहीं लगेगी। आज तुझे तेरी औकात बता के जरूर जाऊंगा। तू है क्या? अगर भाई साहब नहीं होते तो तू गटर तो छोड़, चोरी चकारी पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। वही मोतीलाल जिनके वृद्धा आश्रम में तू भाई साहब भाभी जी को छोड़ आया है ना, उन्हीं के अनाथ आश्रम से तुझे गोद लिया था जब तू 6 माह का था। वारे क्या इंसानियत दिखाई तूने। जिसने तुझे छत दी, अपना नाम दिया, उसी को बेसहारा कर दिया। वाह, जियो मेरे बच्चों, गुस्से में कहते हुए बाहर निकल गए। इतना सुनते ही धम से बैठ गया राजकरण। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। देवता को ठुकरा चुका था। आत्मगालिनी ने उसे घेर लिया। सौम्या की जवान को भी लकवा लग चुका था। फिर उसी समय राजकरण अपने माता पिता से मिलने वृद्धा आश्रम गए और अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। माता पिता का दिल तो होता ही है इतना बड़ा कि बच्चे कितना भी गलतियां करें, माँ बाप तो माफ़ कर देते हैं। राजकरण अपने माता पिता को घर में लाकर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे और सौम्या भी अब सुधर गई थी।